गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। अब हम ये क्रेडिट किसी को देते क्योंकि ये फल फूल रहा है अब के टाइम में, लेकिन ये जो इमेजिनेशन था, ये जो सोच था, वो उस टाइम का है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चाहे जो भी कर लो ठीक है, लेकिन जब हमारा देश गिरवी होने वाला था, ठीक है ना, हमारे देश की सारी सोना हमने गिरवी रख दिया था और हमारी जो इकोनॉमिक हालत थी बहुत खराब हो गई थी, उस समय हमें बर्बाद होने से, इंडिया को बर्बाद होने से, बिकने से बचाया किसने? किसने बचाया? जिसका हम लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना, सॉरी टू से, लेकिन हम लोग सच में मजाक उड़ाते हैं। और अब तो वो मूवी बना करके बिल्कुल मजाक उड़ा दिया हमने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ठीक है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एलपीजी है, प्राइवेटाइजेशन है, ओपनिंग अप है, लिबरलाइजेशन है। व्हाई शुड वी लिबरलाइज, व्हाई शुड वी गो फॉर ग्लोबलाइजेशन, ये सब कॉन्सेप्ट मनमोहन सिंह ने दिया था। समझ में आओ, तो करता कोई है और बेनिफिट किसी और को होता है। क्यों बेनिफिट होता है? क्योंकि उसके टाइम तक आते आते वो हमारी समझ में आया, लेकिन हमें बचाया किसने? जिसने पहले ये काम किया, समझ, सबसे बिल्कुल। तो यही मैं बोल रही हूँ कि ये मनमोहन सिंह का था कि एलपीजी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो जिस समय ये सब हो रहा था, ठीक उसी समय आईटी एक्ट की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि धीरे धीरे हम कहा फिजिकल फॉर्म से अपने चीजों को पेपरलेस, जैसे अभी कहते हैं ना डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, तो आपको पता होगा मोरारजी देसाई के टाइम में भी एक बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ था। सिमिलरली डिमोनेटाइजेशन का मतलब कैशलेस इकोनॉमी। तो अब हम कैशलेस इकोनॉमी पे जा रहे, तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट, दिस क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी कि हम लोग कैशलेस इकोनॉमी को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया कि अब ठेले वाले के पास भी पेटीएम और गूगल पे है, राइट, एक नहीं दो दो है। समझ में आ रहा है? तो ये डिमोनेटाइजेशन का कंसिक्वेंसेस है। सिमिलरली जब उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा और पेपर डॉक्यूमेंटेशन को किसी तरीके से कम किया जाए और इसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाए, जब इस बात को सोचा गया तो आईटी एक्ट की जरूरत पड़ी, राइट। इससे पहले आईटी एक्ट नहीं था, इसीलिए आपको दिख रहा होगा हम लोग सारे एक्ट पढ़ते हैं 1980s के, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है? जल्दी बोलो। 1872। बिल्कुल, देखो कितना पुराना है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब का है? 1930। इवन निगोशिएबल एक्ट 1881 है, राइट। बिल्कुल यस। है ना। अब ये देखो, लेकिन ये कब है? ये अभी है, ठीक है ना, हमारे जमाने का ये एक्ट है, हमारे जमाने का भी, तुम्हारे जमाने का भी, राइट। 2000 एक्ट में। क्यों? क्योंकि आईटी उससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो कोई लॉ, मैं इसीलिए बोलती हूँ लॉ इस तब नहीं बनता है जब गलतियां होनी शुरू होती, लॉ पहले नहीं बनाया जाता। आप जिस तरीके की गलती करते हो ना, उस गलती को रोकने के लिए लॉ बनाया जाता है। तो पहले गलतियां होती है तब लॉ बनता है। समझ में आया? पहले नियम नहीं बनता है, फिर उस नियम को, उस नीड को, उस लॉ के नीड को फील किया जाता है, तब वो लॉ बनाया जाता है। समझ में आया? आईटी एक्ट भी वैसा ही है। सबसे पहले जो मॉडर्न एज है, जब कंप्यूटर आया, कम्युनिकेशन सिस्टम आया और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बूम हुआ, तो लगा कि नहीं, अब अगर हम बहुत कुछ आईटी पे कर रहे हैं, जैसे कि हम पेमेंट करते हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, हम अपना कोई भी चीज भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेल करते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं ना। अब जो भी ट्रांसफर करने के लिए या कॉमर्स के पर्पज से खरीदारी करने के लिए, या फिर देखो सब कुछ होता है, टिकट बुकिंग होता है थ्रू इंटरनेट, राइट, है ना। आप ट्रेन की टिकट लेते हो, आप फ्लाइट्स की टिकट लेते हो इंटरनेट में, आप मूवी देखने जाते हो, टिकट खरीद के जाते हो, आप जाते हो बुक माई शो से टिकट लेते हो, आप आपको कहीं जोमेटो है और स्विगी है, आपको खाना मंगाना है, आप चले जाते हो मोबाइल पे और इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या करते हो? ऑर्डर दे देते हो। जब इतना सब कुछ हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, किस चीज के लिए? ट्रांजैक्शंस के लिए। तो आपको पता है ना, हर एक सेल्स अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, सेल्स ऑफ गुड्स भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ना। हमने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने ये परफॉर्म किया, हमने आपको पेमेंट दिया। तो जब हम सब कुछ करते हैं, तो हमको कोई ऐसा एक्ट तो चाहिए जिसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है किसी के पास। समझ में आया? पहले हम जब साइन करते थे तो फिजिकली फाइल्स रहता था दोनों पेपर के, दोनों लोगों के पास। कॉन्ट्रैक्ट का लेटर साइन होता था जो दोनों ही पार्टीज के पास रहता था। इस समय दोनों पार्टीज के पास कुछ नहीं है। क्या है? जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज किया है अपने आपस में डेटा, वही उनका प्रूफ है। तो इस प्रूफ को के साथ बाद में कोई छेड़खानी नहीं हो। अभी मैं तुम्हें ये
भेज दूंगी, ठीक है, मान लो ये तुम्हें मैं पीडीएफ भेज देती हूँ, आई गिवन यू द डेटा। लेकिन अब अगर आप लोगों ने उस डेटा के को चेंज कर दिया, ठीक है ना, डेटा को बदल दिया, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ये सब लिखे, लेकिन तुमने ठीक कुछ और उलट सुलट लिख दिया और जाकर के किसी को दिखा दिया, देखो सोनी मैम क्या पढ़ाती हैं, आईटी एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रखा है। समझ में आया? या अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी एक तरह का प्रूफ है कि हमने आपको क्या पढ़ाया। इस रिकॉर्डेड वीडियो को कोई टैंपर कर ले, ठीक है ना, कोई छेड़खानी कर दे और इसमें कुछ गलत सलत बातें ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने आपको आईटी एक्ट ही पढ़ाया था, ये मैं साबित कर सकूं। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिकली ऑडियो हो, वीडियो हो, रिटन फॉर्मेट में है, वो वैसा ही रहे, उसके साथ कोई किसी भी तरह का कोई थर्ड पार्टी चेंज ना कर सके। चेंज होगा लेकिन मैं ही करूंगी। समझ में आया? कोई थर्ड पार्टी उसको चेंज ना करे, इसको इंश्योर करने के लिए एक एक्ट की जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है जो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के यूज से हो रहा है। क्रिएट किया जा रहा है, फाइल्स ट्रांसमिट किया जा रहा है, उसको खोला जा रहा है, उसको पढ़ा जा रहा है, उसको सेव करके स्टोर किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो कहीं पे भी चेंज हो सकता है। इसीलिए इन सब चीजों को वैलिड बनाने के लिए, इन सब चीजों को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए आईटी एक्ट आया, ठीक है, ताकि आप ई कॉमर्स को प्रमोट कर सके और जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है ऑनलाइन माध्यम से उसको आप लीगल रिकॉग्निशन दे, लॉ बोले कि हाँ भाई ये बात सही है, ये ऐसे हुआ है। अगर इसमें उस पार्टी दे, आईपी एड्रेस से पता चल जाता है कि छेड़खानी कहाँ से हुई है, आपने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से चेंज किया है। तो अगर भेजने वाला उस आईपी एड्रेस तक कहीं पहुंचा ही नहीं, तो आप बता सकते हो ना कि इसको यहाँ के यूज करने वाले किसी लोग ने चेंज किया है, बल्कि सेंडर ने नहीं किया है और रिसीवर ने नहीं किया है, राइट। सो ये लॉ इसीलिए आया, ठीक है। अब ये लॉ में एक और चीज है, अनकिट्रल मॉडल लॉ है। ये अनकिट्रल मॉडल लॉ इसलिए है, देखो इंडिया का अपना एक्ट है, ठीक है ना। अब मैंने कहा है दीज एक्ट्स आर बेस्ड ऑन इंग्लिश एक्ट, राइट। हम लोगों का बहुत सारा एक्ट जो है वो इंस्पायर्ड है या बेस्ड है इंग्लिश एक्ट पे। ये आपको तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन ये बता देती हूँ कि जो ये आईटी एक्ट है सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ही हम इंडिया में होते हुए भी अमेरिका में रहने वाले लोगों से, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों से, जर्मनी जापान में रहने वाले लोगों से, नेपाल में रहने वाले लोगों से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं? यस मैम। यस, कर सकते हैं। तो जब ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रैक्ट अक्रॉस द बॉर्डर हो रहा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अक्रॉस द बॉर्डर के लिए एक ही लॉ होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे लोग कवर होने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके कंट्री के डोमेस्टिक के बाउंड्री के अंदर की बात नहीं है, ये अक्रॉस द बाउंड्री आप बाहर जाके भी दूसरे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या, अब आपको फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से भेज देते हैं मेल, वो एक्सेप्ट कर लेता है, आपको यस एक्सेप्टेंस दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है, राइट। तो जब आप कहीं से भी बैठे हुए, इसका तो यही महत्व है ना। जब भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यही महत्व है कि तुम कहीं से भी कोई भी काम कर सकते हो, राइट। तुम्हें वहां जाने की फिजिकली जरूरत नहीं है, जो पहले नहीं था। पहले आपको जाना पड़ता था, करना पड़ता था। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से बैठे बैठे अपने अकाउंट से अपना पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये पैसा जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो आदमी इंडिया में नहीं हो, अमेरिका में रह रहा हो या फिर किसी फॉरेन कंट्रीज में रह रहा हो। होता है ये? यस मैम। तो जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लो कभी किसी कोई डिस्प्यूट आया ऐसे केस में, तो आप किस लॉ के पास जाएंगे, इंडियन लॉ के पास या अमेरिकन लॉ के पास? आप इसके लिए सिर्फ यही एक एक्ट है, आईटी एक्ट, जहां पे अनकिट्रल मॉडल लॉ बनाया गया है, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे इंटरनेशनली ये लॉ एक जैसा इम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री के हो, क्योंकि सारे लोग, सारे जहां से, हर किसी कोने से लोग इससे जुड़े हुए हैं और इक्वली अफेक्टेड होते हैं। यहाँ अमेरिका में बैठा बैठा आदमी मेरा हैक कर सकता है, मेरा मेल, राइट, है ना, मेरा पासवर्ड हैक करके कोई कुछ भी काम कर सकता है। तो मैं क्या, कहाँ जाऊंगी मैं? तो आईटी एक्ट ऐसा ही, यूनाइटेड नेशंस अनकिट्रल का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है।
यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ने ये एक मॉडल लॉ बनाया है जो इक्वली प्रिवेलेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट? Yes, क्लियर? ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक्ट कब इन्फोर्स किया गया, यानी कब इंप्लीमेंट हुआ? 17 अक्टूबर 2000 में, ठीक है? इंट्रोडक्टरी फेज है ये सब। इट वाज अमेंडेड, इसको 2008 में अमेंड भी किया गया। 2000 में आया, 2008 में अमेंड किया गया, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स होता अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, राइट? सुधारने की जरूरत पड़ती है। इसको 2008 में अमेंड किया गया, लेकिन वो अमेंडमेंट 2008 में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अमेंड 2008 में किया गया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया बाय नोटिफाइंग इन ऑफिशियल गजेट इन 2009 फरवरी, ठीक है? यानी मैंने आपको इन्फोर्स कब हुआ, पहली बार ये कब आया? 17 अक्टूबर 2000 में आया, और अमेंडमेंट एक बार इसमें 2008 में हुआ, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन फरवरी 2009 में हुई। इतना तो पता चलेगा। अब मैं बताती हूँ, ये देखो मैंने बहुत सिंपल करने की कोशिश की है इसको। इम्पैक्ट, यानी कि इस एक्ट का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ा, ठीक है? जाहिर सी बात है, आपके एविडेंसेस कहाँ पे हैं? अब आपके एविडेंसेस आपके मेल में सेव है, आपके पेन ड्राइव में सेव है, राइट? आपके डिवाइसेस में सेव है, लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर सिस्टम है या लैपटॉप है, जो भी है, आपका पेन ड्राइव है, क्या कहते हैं, पावर हार्ड डिस्क बोलते हैं, हार्ड डिस्क में है, फ्लॉपी में है, कहीं पे भी सेव है। तो जब आपके एविडेंसेस सेव है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, तो एविडेंस एक्ट पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पहले जो एविडेंसेस एक्ट में जिन चीजों को मान्यता दी गई थी उसमें ऐड करना पड़ेगा, और एविडेंसेस को, ऑडियोज को ऐड करना पड़ेगा, वीडियोज को ऐड करना पड़ेगा ना? वो भी आप साक्ष्य के रूप में उसको भी एक्सेप्ट करेगा कोर्ट। तो ये एविडेंस ma'am. एक्ट पे इसका असर पड़ा। इंडियन पीनल कोड पे इसका असर पड़ा। आरबीआई एक्ट पे असर पड़ा। आरबीआई एक्ट पे क्यों असर पड़ा? क्योंकि बैंकिंग को आपने ऑनलाइन से कनेक्ट कर दिया, तो अगर ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है तो आरबीआई एक्ट पे भी इसका असर तो पड़ेगा, ठीक है? एंड बैंकर्स एंड बैंक एविडेंस एक्ट, इन सब चीजों पे इसका असर होता है, ठीक है? मतलब आईटी एक्ट के आने के बाद इन सारे एक्ट्स को चेंज करने की जरूरत पड़ी, राइट? अब आते हैं एक्सेप्शंस। कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा? वो कौन से एक्ट है मैं बताती हूँ। सबसे पहले, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखो, माइंड इट, लोग बोल देते हैं इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? मैं भी यही समझती थी कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जब भी हम ये बोलेंगे इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट चेक, क्योंकि चेक भी तो ऑनलाइन होता है ना, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड होता है चेक, राइट? इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स चेक्स आते हैं, चेक्स पे असर हुआ है इसका, लेकिन प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज अभी भी फिजिकल फॉर्म में ही बनाए जाते हैं और दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं वो बनाए जा सकते हैं और दिए जा सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए अगर आप बोल रहे हैं कि इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो जरूर बोलिए कि चेक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, चेक इज एन, तभी तो बोलते हो ना कि यहाँ का चेक आप कहीं पे भी भजा सकते हैं, राइट? नहीं बोलते कि ये किसी भी ब्रांच में चल जाएगा ये चेक, है ना? तो वो ऑनलाइन होता है, ठीक है ना? प्रोसेसेस आप करा सकते हो, इसीलिए वो चेक पे लागू नहीं होता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज पे लागू होता है। क्लियर हुआ? ओके। ट्रस्ट जानते हैं ना आप लोग? ट्रस्ट पढ़ाया होगा मैम ने टाइप्स ऑफ बिजनेस में, तो ट्रस्ट पे ये इसका कोई असर नहीं पड़ा। विल ट्रस्ट कंसिडरेशन को यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्या? ट्रस्ट मीन्स या कंसिडरेशन? ट्रस्ट मीन्स कंसिडरेशन नहीं। ट्रस्ट जो हो, हमने ट्रस्ट एक्ट पढ़ा था ना कि ट्रस्ट में ट्रस्टीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। थर्ड पार्टी ट्रस्ट बिल्कुल बिल्कुल, वो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये ट्रस्ट हुआ, इस एक्ट पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। विल, वसीयत ऑनलाइन नहीं बनाया जा सकता, और वो ऑनलाइन कोई अपने किसी को भेज करके, देखो वसीयत कोई बाप अपने वकील को ऑनलाइन नहीं भेज सकता कि ये हमारा वसीयत है, आप सेव कर लीजिए और हमारे जाने के बाद ये डिक्लेयर कर दीजिएगा, नहीं। वो ऑन द प्रेजेंस ऑफ लीगल अटॉर्नी के प्रेजेंस में ही कोई वसीयत बनता है,
ठीक है, फिजिकली प्रेजेंस होना जरूरी है, इसलिए वसीयत नहीं बना सकते आप इलेक्ट्रॉनिकली। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो नॉर्मल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो चलेगा, उस पर इसका असर है, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का डीड्स बनाते हैं ना हम, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के डीड्स अभी भी, जैसे जमीन है, जमीन कोई खरीदता है और कोई बेचता है, ये आप फिजिकली नहीं बेच, ऑनलाइन नहीं बेच सकते और खरीद सकते हैं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशंस कराना पड़ेगा कोर्ट में जाकर के, तभी तो वो ओनरशिप चेंज होगा ना। तो ये जो कन्वेंस है, ये डीड्स इसका मतलब होता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में डीड्स फिजिकल बनाए जाते हैं, ऑनलाइन नहीं बनाए जाते हैं। और इस तरह का पावर ऑफ अटॉर्नी जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करता है, किसी कंपनी का कोई हेड है जो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अब किसी और को, अपने अपकमिंग जो भी सक्सेसर है उसको ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो भी ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होता है, इसको भी फिजिकली ट्रांसफर करना पड़ता है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस जहां पे आईटी एक्ट के आने से भी कोई असर नहीं पड़ा। यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब तक Yes, तो ma'am. कुछ भारी नहीं लग रहा है ना कि मैम क्या पढ़ा रही है, एबीसीडी नहीं समझ में आ रहा है। यहां तक क्लियर है? चलो Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. चलते हैं हम आगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये एक्ट जब आया था तो ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, आंख मूंद के याद रखो कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला पर्पस है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, जो भी ई कॉमर्स होता है या कम्युनिकेशंस होता है या डेटा एक्सचेंज किए जाते हैं, उसको लीगल रिकॉग्निशन देना। समझ में आया? इसीलिए अगर आपको किसी ने मोबाइल पे धमकी दी फोन करके, तो आप कोर्ट पुलिस के पास जाते हो ना कंप्लेन लेकर के कि मुझे इस नंबर से धमकी आया, उस पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? होती है ना। लीगल डेटा, लीगल ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब चीजों के हेल्प से जो भी बातचीत होता है या जो भी डीलिंग्स होती है, उसको ये क्या करता है? लीगल रिकॉग्निशन देता है। ठीक है ना, वो वैसा उतना ही वो चीज वैलिड है जितना आपका फिजिकल फॉर्म में वो वैलिड होता। तो सबसे पहले ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को मान्यता देना, वैधानिक मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉग्निशन देना, इसका पहला पर्पस है। गिव लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिट। क्राइम अलग हो जाएगा क्या इससे, आईटी से? क्या चीज? साइबर क्राइम? नहीं नहीं, वो सब है इसमें। साइबर क्राइम को रोकने के लिए तो आईटी एक्ट बनाया गया है, ठीक है, सब है इसमें, राइट? ओके मैम। ओके, नाउ गिव लीगल चलेंगे लास्ट में थोड़ा बहुत में उसके बारे में, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हम लोग उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, गिव लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और मैटर्स रिक्वायरिंग लीगल ऑथेंटिकेशन। ये लीगल ऑथेंटिकेशन तो अब देखो, अब क्या है ये डिजिटल सिग्नेचर? क्या है डिजिटल सिग्नेचर? मैं बाद में ले चलूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मात्र इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, पहले डेफिनेशंस देखेंगे उसके बाद। तो लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर, आप चेक पे साइन करते हो, आप किसी इंस्ट्रूमेंट पे साइन करते हो, वो आपका इंपॉर्टेंट एक क्या है कि आपने इसको ऑथेंटिकेट किया कि हाँ ये और ये इस चीजों की जानकारी आप अपने सीवी में सबसे नीचे साइन करके देते हो। ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज फैक्ट्स आर ट्रू एंड राइट इन एज पर माई नॉलेज, साइन। ठीक है ना, मैं अपने होशो हवास में ये साइन कर रहा हूँ, उसके बाद नीचे आप साइन कर, तो दैट मीन्स सब कुछ तुम्हें मालूम है, तब तुम सिग्नेचर करो। सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज भी मुझे एक लेसन मिला है कि कभी कहीं सिग्नेचर करो, बहुत देख के करो, ठीक है ना। क्यों करो? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आने वाली है। समझ में आया? समझ में आया? तो जितना इंपॉर्टेंट वो सिग्नेचर है, उतना ही इंपॉर्टेंट डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में थोड़ा बता देती हूँ, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में थोड़ा अंतर है। पहले डिजिटल सिग्नेचर समझ लो क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। मैं थोड़ा ऑथेंटिकेशन होता है ना, सपोज करो कि आपके पास ऑथेंटिकेट, आपने, मैंने खुशी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए, राइट? तो जब मैं ट्रांसफर करने से पहले मेरे पास एक ओटीपी आता है, डू यू रियली वांट टू ट्रांसफर, या कोई तुम्हारा दूसरा यूज करके ट्रांसफर कर रहा है, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, ओटीपी अगर मेरे मोबाइल पे आता है, तो अगर मैं वो ट्रांसफर नहीं करी तो मुझे पता चल जाता है कि यार कोई तो दूसरा फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, मैं वो ओटीपी नहीं डालूंगी, राइट? और मैं सीधा बैंक को फोन करके पता करने की कोशिश करूंगी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं ही ट्रांसफर करना चाह रही हूँ, वो ओटीपी भेजेगा
जस्ट टू, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है हिंदी में सत्यापित करना, यानी वो एक बार प्रूफ मांग रहा है कि क्या आप ही हैं जो किसी के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि ये आपके अकाउंट से कटने वाला है। मैंने ओटीपी डाल दिया, मतलब मेरी मर्जी से पैसा जा रहा है। समझ में आया? हाँ, मैं ही हूँ जो Yes, किसी ma'am. के अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूँ। आई गिवन दैट नंबर, जो यूनिक है, जो मेरे पास मेरे नंबर पे ही आया है, रजिस्टर्ड नंबर, जो बैंक में मैंने नंबर दिया उसी नंबर पे ओटीपी आता है ना, दाएं बाएं कहीं नहीं आता। तो अब अगर मैंने वो ओटीपी डाल दिया, दैट मीन्स ऑथेंटिकेट कर दिया ना उस ट्रांजेक्शन को, मैं अपनी मर्जी बता रही हूँ ना कि हाँ यस दिस इज मी हु वांटेड टू ट्रांसफर दिस मच अमाउंट टू समवन एल्स अकाउंट। समझ में आया? यस मैम। तो ये डिजिटल सिग्नेचर को क्या होता है, ये डिजिटल सिग्नेचर को भी रिकॉग्निशन देता है, मतलब उतना ही वैलिड ये भी सिग्नेचर है जितना आपका फिजिकल फॉर्म में आपका सिग्नेचर होता है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फिजिकल सिग्नेचर से बनती है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिजिटल सिग्नेचर से भी बनती है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? अब अगर Yes, ये ma'am. नहीं समझ में आ रहा कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, तो थोड़ी देर तसल्ली रखो, आगे जाते जाते वो भी समझ में आ जाएगा। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट पे, फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज। बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज है जहां पे हम क्या करते हैं, अच्छा अभी अब जो हम लोग टैक्स फाइल करते हैं, कोई बहुत कम लोग होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में इसको साइन कर को में फिल करते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हो, अपने पोर्टल पे जाते हो और अपना टैक्स भर देते हो, है ना, इनकम टैक्स भर देते हो, सेल्स टैक्स भर देते हो, करते हैं ना। मैंने तो ये भी बताया कि इवन जो ईएसआई पीएफ भी जमा होता है वो भी अब ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है ना, आपको जाकर के ऑफिस में फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की जो फाइलिंग्स होती है गवर्नमेंट एजेंसीज या डिपार्टमेंट्स के साथ, और ये डेटा जो स्टोर किया करके रखा जाता है, इसको भी ये फैसिलिटेट करता है, मतलब ये भी वैलिड है। अगर आप इस माध्यम से करते हैं तो आपका पैसा भी सरकार के पास पहुंच गया। समझ में आया? ठीक है। Yes, ma'am. Now give Yes, legal ma'am. sanction and also facilitate electronic transfer of funds, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में एक आदमी अपने अकाउंट से दूसरे आदमी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है, और इसको वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, बैंक ने या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ने उसको इम्पावर किया है कि वो कर सकता है, ठीक है ना। वो लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन खुद ही कर सकता है, उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ये लीगल सैंक्शंस मिला है, पहले आप ये चीज नहीं कर सकते थे, ठीक है। आपको मिडिल मैन जो बैंक है उसके पास जाना पड़ता था, लेकिन अब आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफर करते हो, फंड ट्रांसफर खुद कर लेते हो, बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। वैसे ट्रांसफर को भी लीगल रिकॉग्निशन देता है, देने के लिए आईटी एक्ट आया, ठीक है। अब लास्ट है, ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू बैंकर्स अंडर द एविडेंस एक्ट 1891 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इनके जो बुक कीपिंग अकाउंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? क्योंकि कुछ सालों बाद जो पेपर फॉर्मेट होता है वो खराब हो जाता है, पीला पड़ जाता था, कभी कभी तो उसको दीमक खा जाती है, राइट। तो अब आप कैसे करेंगे, तो आप अपने एविडेंसेस को, बैंक अपने एविडेंसेस को, कोई भी, लेकिन बैंक के लिए खास करें या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या अपने बुक ऑफ अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का मतलब होता है आपके सॉफ्टवेयर में वो स्टोरेज होकर के रह सकता है, ठीक है। इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करने के लिए आईटी एक्ट आया, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते, हम ऑनलाइन खरीदारी नहीं कर पाते, हम किसी भी चीज को जो हम जैसे कुछ भी मंगा लेते हैं, मेल्स एक जगह से दूसरी जगह से खोल लेते हैं, तो भी ऑथेंटिकेशन आता है ना, मोबाइल पे एक नंबर आता है, बोलता है कि अगर आपका आप जो मेल खोल रहे हो किसी अनयूजुअल आईपी एड्रेस से खुल रहा है, अगर वो आप हैं तो आपके मोबाइल में हमने कुछ भेजा है, नंबर्स भेजा, उस नंबर्स को यहाँ लिख दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आप ही खोल रहे हैं और हम आपको खोलने देंगे। होता है ना? कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है क्या? यस Yes, मैम। ma'am. बहुत बार देखा होगा कि अगर आप अपने मोबाइल से हमेशा अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करते हो, लेकिन किसी समय कॉलेज के किसी कंप्यूटर से करो, तो पहली बार तुमसे पूछता है कि ये नंबर अगर है दे दो, अगर आप हो तो, नहीं कोई और है तो मत डालो, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट करता है। तो इन सब चीजों को सत्यापित करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आईटी एक्ट की जरूरत पड़ी। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. आगे बढ़ूं? ठीक है। नेक्स्ट, अब डेफिनेशंस आते हैं। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है इसमें। एक्सेस, एक्सेस का मतलब ACCESS क्या होता है?
जल्दी, किसी जो चीज आपको के लिए मालूम है वही होता है। यस, मतलब किसी चीज के लिए परमिशन देना। पहुंच होना, ठीक है ना। एक्सेस मतलब पहुंच, या कहीं पर हमारा एक्सेस है, कहीं तक हम जा सकते हैं। तो एक्सेस का मतलब यहाँ पे आईटी एक्ट में क्या डिफाइन किया है, गेनिंग एंट्री टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क बाय यूजिंग ALM। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, तुम थोड़ा याद करो। ALM हर जगह आएगा। ALM का मतलब समझ लो। A स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड मेमोरी फंक्शन। अब देखो इसमें हम डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आईटी का लैंग्वेज है ये। कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम होता है वो अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड मेमोरी फंक्शंस को यूज करके रन कराया जाता है, राइट। तो किसी कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्क में, अब इसमें डिफरेंसेस मैं अभी ही बता देती हूँ, आगे इसके भी डेफिनेशंस आएंगे। कंप्यूटर मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर मतलब आपका जो मेरा ये लैपटॉप है, ठीक है ना, अपने आप में क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि इसमें सब कुछ है, ठीक है ना। मुझे अलग से इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत होती है, सीधा इसको प्लग करो, चार्जर भी में भी मत लगाओ, कहीं भी जाओ ऑन करो स्टार्ट करो चल जाता है ना। लेकिन जो तुम्हारा क्या होता है उसको कौन सा बोलते, जो हमारे लैब में है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। जो हमारा डेस्कटॉप होता है वो सिर्फ कंप्यूटर है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसको सिस्टम बनाने के लिए 3-4 डिवाइसेस और लगाए, CPU लगा रहता है, अलावा और भी कई चीजें उसमें ऐड किए जाते हैं, तब जाके वो पूरा क्या बनता है, सिस्टम बनता है। तो डेस्कटॉप इज कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम हमारा लैपटॉप है, या वो पूरा डिवाइसेस के साथ जब वो सिस्टम हमने तैयार कर लिया तो वो कंप्यूटर सिस्टम बन गया। सब कुछ CPU लगा है, उसमें डेस्कटॉप लगा हुआ है, सब कुछ लगा, मॉनिटर लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, other devices are attached, then that becomes complete system। तो हार्ड डिस्क में ये सारे डिवाइसेस अटैच कर देते तो वो सिस्टम बनता है। लैपटॉप अपने आप में सिस्टम है। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क जो हम लैन, मैन, वैन बोलते हैं ना, हम लैन बोलते हैं लोकल नेटवर्क, यस मैम। हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये जो लैन, मैन, वैन है, ये सब क्या है, इस एक लैन से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है ना, लोकल नेटवर्किंग से, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, राइट। समझ में आया, कोई भी आया, इसको हम एक्सेस बोलते हैं। अगर आप किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में ALM यानी अर्थमेटिकल, लॉजिकल और मेमोरी फंक्शंस को यूज करते हुए पहुंच जाते हैं या उसके अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसको हम एक्सेस बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। जब तुम अब किसी भी अपने कॉलेज के किसी भी कंप्यूटर पे अपना ईमेल आईडी डालते होगे और पासवर्ड डालते होगे, तो अब आप क्या करते हो, उस कंप्यूटर सिस्टम में इन कर जाते हो, एक्सेस मिल जाता है आपको। आप अपना ही ईमेल खोलते हो लेकिन इस सिस्टम में खोलते हो, यूजिंग योर अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड मेमोरी फंक्शंस। ये क्या है अभी मत पूछो, बस ये समझ लो कि इन्हीं के यूज से हर एक प्रोग्राम रन होता है कंप्यूटर में, ठीक है, ठीक है। एक्सेस मिल गया आपको। यस मैम। एड्रेसी कौन है, एड्रेसी एंड ओरिजिनेटर। एड्रेसी सिंपल है, जिसको भेज रहे हैं वो एड्रेसी है। ओरिजिनेटर कौन है, जो भेज रहा है वो ओरिजिनेटर है। तो एड्रेसी इट मींस अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर, यानी कि मैंने खुशी को मेल किया, खुशी बिकम्स एड्रेसी, आई बिकम्स ओरिजिनेटर। बीच का कोई भी आदमी है वो नहीं आएगा एड्रेसी, बीच में कौन आएगा, जीमेल। जीमेल का प्लेटफॉर्म यूज करके मैंने मेल किया खुशी को, तो जीमेल है क्या एड्रेसी, जीमेल को मैंने भेजा वो मेल नहीं, जीमेल के माध्यम से मैंने किसको भेजा, खुशी को भेजा। एक और एग्जांपल, पेटीएम यूज करके मैंने पैसा सुयश को भेजा, राइट। तो पैसा मैंने किसको भेजा, पेटीएम को भेजा या सुयश को भेजा, सुयश को भेजा। तो यही बोल रहा है कि एड्रेसी जिसके लिए आप वो चीज कर रहे हैं, जिसका आपका जो इंटेंशन है कि ये चीज उसे मिल जाए, वो एड्रेसी है। देखो, इट मीन्स ए पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ऑरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जो भी मैंने भेजा है वो खुशी को मिलना चाहिए, वो संस्कार को मिलना चाहिए, वो श्रेयस को मिलना चाहिए, वो ही एड्रेसी है। जिस माध्यम से मिला वो एड्रेसी नहीं है, यानी इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडियरी, यानी पेटीएम, गूगल पे या जीमेल या फिर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप, दे आर इंटरमीडियरी जो ये काम करने में हमारी मदद करते हैं, यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में दे आर जस्ट इंटरमीडियरी, राइट, दे आर नॉट एड्रेसी। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब आप लोगों ने इतना जो पढ़ा था अभी अभी आपका
1 हफ्ते का सेशन हुआ है क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे, उसमें मैंने यही बता रही थी कि आपने बहुत सारे एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, बहुत कुछ बताया गया होगा आपको। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या है शायद नहीं याद है आप लोगों को। अभी मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देती हूँ। याद है खुशी कुछ? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें देखो, आईआईटी और बहुत एनआईटी और बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर से पढ़ने का एक ड्रॉबैक ये है कि वो सबको, मैंने बोला था ना एक बार क्लास में भी कि नॉर्मली बहुत जो इंटेलिजेंट होते हैं वो सबको बहुत इंटेलिजेंट समझ के पढ़ाते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। अब मैं खुद बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मैं अपने लेवल पे आकर के तुम्हें समझाऊंगी। अब ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या है, मैम कैन आई? देखो या ये संजय, डिजिटल सिग्नेचर को ही ऑथेंटिकेट किया जाता है पब्लिक के इंस्क्रिप्शन के द्वारा। ठीक, इंस्क्रिप्टेड भी होता है। क्या नहीं होता? पब्लिक के इंस्क्रिप्टेड होता है मैम, पब्लिक, इंस्क्रिप्शन बेसिस पे होता है जो ठीक। ऑथराइज्ड करता है डिजिटल। अब मैं थोड़ा बताऊं, हाँ, पब्लिक की ऑथराइज नहीं करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है। मैं थोड़ा संजलिया बता देती हूँ, फिर तुम देख लेना कि Okay. वही कॉन्सेप्ट है या नहीं। देखो, कोई भी चीज बनाने जिस समय हम बनाते हैं, ठीक है, सिंपल ले लो, जब चिट्ठी लिखा गया, ठीक है, फिजिकल फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। चिट्ठी लिखा, उसको एनवेलप में डाला, एड्रेस लिखा और क्या किया, किसी को भेज दिया। पहले क्या होता था, सिंपल अगर सादा भेजोगे तो बीच में तुम जिसके हाथों भेज रहे हो उसमें वो चिट्ठी निकाल लेगा, दूसरा चिट्ठी डाल देगा, ठीक है ना, या उस चिट्ठी में कुछ छेड़खानी कर देगा और डाल देगा। तुम्हारा जो मैसेज भेजने का पर्पस था वो फेल हो जाएगा, है ना, बल्कि तुम बुरे फंसोगे, राइट। ऐसा होता था। तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ना, बहुत सारे मैंने ऐसे स्टोरीज पढ़े हैं जहाँ पे जो जो मिडिल मैन होता था, एक राजा दूसरे राजा के पास अपने मिडिल मैन को भेजता था कि जाओ हम उनसे संधि करना चाहते हैं। वो क्या करता था, मुझे याद है कौन तो मुगल शासक था जिसने भेजा था, तो उस राजा ने क्या किया था कि उसको अपने में, जो मिडिल मैन था जो बोला था कि वो आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, उसको बोलता कि तुम मेरे में मिल जाओ, हम यहाँ से करेंगे आक्रमण, और तुम क्या करना कि तुम आगे से लीड करना और हमको उनके किला तक पहुंचा देना, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है ना। अब हमने, जो राजा ने भेजा था वो इस ये सोचकर भेजा था कि ये हमारा आदमी है, लेकिन वो वहां जाकर के मिल गया दूसरे राजा में, तो क्या होगी, तब आपकी हार निश्चित है ना। ये हो सकता है, लेकिन जब आप कंप्यूटर से ऐसा करोगे तो भी ऐसा, हैकिंग करके यही करते हैं ना, हम हैक कर लेते हैं और आपका सारा डेटा चेंज कर देते हैं, राइट, पैसा निकाल लेते हैं या आपका जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का मतलब होता है कि आप जब जो भी काम आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं उसका 2 की होता है, 2 चाबी होता है, ऐसे समझ लो। इस चीज को ठीक करने के लिए क्या किया गया, जब ऐसे लोग मिलने मिलाने लगे तो लोगों ने क्या किया, मैं फिजिकल फॉर्म की पहले एग्जांपल दे रही थी, कोड वर्ड में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। वैसे कोड वर्ड जो कोई दूसरा डिकोड ना कर सके, जिसको पता है वही सिर्फ डिकोड कर पाएगा, राइट। जैसे मैं बताती हूँ, सपोज करो कि 2 स्मगलर है, ठीक है। एक स्मगलर कुछ स्मगलिंग का सामान बेचता है और दूसरे को बोलता है कि तुमको यहाँ ले लेगा। अब फिजिकली कोई मिलता नहीं, पता नहीं कौन है, किसको देना है, तो वो जाते हैं, 100 का 2 नोट, 100 का एक नोट लिया, फाड़ दिया, एक दे दिया उसको जिसको डिलीवर करना और एक दे दिया वो जो डिलीवर लेकर के जाएगा, बोलेगा देखो मैच करा लेना, अगर तुम्हारा 100 नोट का नंबर मैच कर रहा होगा तभी तुम उसको देना, नहीं तो वो सही आदमी नहीं है, डिलीवर मत करना ये माल। समझ में आ गया, क्योंकि पुलिस के आदमी भी हो सकते हैं ना, घूमते रहते हैं ना कोस्टल रीजन में पकड़ने के लिए स्मगलर्स को, क्लियर। तो क्या किया आपने, कोड दोनों जगह एक ही कोड है, मैच हो गया तो सही आदमी इसको देना है। अब यही चीज क्या गया है आईटी सिस्टम में, क्या किया गया है कि 2 की बना दिया गया। जो अब पहली बात है, एक की बनाया गया, जैसे कि मान लो कोई सेंडर है, मैं हूं सेंडर, मान लेते हैं कि मैं सेंडर हूं, तो मैंने क्या किया, अपना डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट को एक पासवर्ड से क्या किया, सेव कर लिया, ठीक है। अब जब तक वो पासवर्ड कोई डाल करके खोलेगा नहीं तब तक वो खुलेगा नहीं। मेरा लैपटॉप, मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लिया है, कोई दूसरा लैपटॉप में कोई भी आदमी मेरे लैपटॉप में एक्सेस नहीं कर सकता है बिना वो पासवर्ड जाने। समझ में आया। तो उसी तरह मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट को आप कभी कभी जाते होगे गूगल करने के लिए कुछ चीजें, तो आप डाउनलोड नहीं कर पाते होगे क्योंकि आपको वो खरीदना पड़ता है, होता है ना, आप पैसा दीजिए तब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, Yes, राइट। ma'am. अब क्यों, कैसे दोगे, तो पैसा दोगे
जब आप पैसा दे देते हो उस कंपनी को या उस साइट को, तो वो क्या करती है, आपको आपके मेल एड्रेस पे एक नंबर भेजती है या आपको कोई पासवर्ड देती है। ये पासवर्ड या नंबर पब्लिक की हो गया, यानी उसने जो डॉक्यूमेंट बना करके ताला लगाया वो प्राइवेट की था। प्राइवेट की इज फॉर इंक्रिप्शन, ठीक है, और ये हमेशा सेम होता है। क्लियर? ये हमेशा सेम होता है। मैं जब भी अपना कुछ बनाऊंगी अपने पासवर्ड से उसको सेव कर दूंगी, राइट। लेकिन मैं खुशी को जो पासवर्ड दूंगी वही पासवर्ड मैं संजली को नहीं दूंगी, वही पासवर्ड मैं प्रेरणा को नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि हो सकता है खुशी 1 साल के लिए सब्सक्राइब करे और प्रेरणा सिर्फ 3 महीने के लिए सब्सक्राइब करे, लेकिन पासवर्ड अगर चला गया तो वो साल भर यूज कर सकती है मेरे डॉक्यूमेंट को। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस मैम। तो Yes, इसलिए Yes, दो ma'am. की बनाया, 2 चाबी बनाया। एक चाबी इसलिए बनाया क्योंकि जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, जो वीडियो बनाया, उसको बना करके ताला लगा दिया, क्योंकि बिना मेरे परमिशन के कोई इसको खोल नहीं सके। ठीक है, अब खोल सिर्फ वही लोग सकेगा इसको जिसको मैं बोलूंगी कि तुम खोल सकते हो, राइट। यानी जिसको मैंने वो डेटा भेजा उसको मैंने साथ में क्या किया, पासवर्ड भी भेजा कि ये पासवर्ड यूज करोगे तो ये डेटा खुल जाएगा। समझ में आया? तो 2 कीज होते हैं, इसी को की पेयर बोलते हैं। एसिमेट्रिक मतलब एक जैसा नहीं होता, यानी पब्लिक की एंड प्राइवेट की बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा, राइट। एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। पब्लिक प्राइवेट की यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए, और पब्लिक की यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। क्लियर? वेरीफाई मतलब वही है कि नहीं है, राइट। आएंगे इस पर और आएंगे। अभी तो समझ में आ गया कि इंक्रिप्शन के लिए, इनकोडिंग के लिए हमने प्राइवेट की यूज किया जो हर बार सेम रहेगा। डिक्रिप्शन के लिए या डिकोडिंग के लिए पब्लिक की यूज होता है, जो अलग अलग आदमी के पास अलग अलग है। ठीक है, जो सेम नहीं है, सबको अलग अलग दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नॉट एट मैम। ठीक है, ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, 2 अलग अलग कीज है। लेकिन ये अलग अलग कीज जब तक मैच नहीं करेंगे तब तक आप कोई डॉक्यूमेंट खोल नहीं सकेंगे, राइट। अब आते हैं की पेयर पे। की पेयर यानी ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का यही मतलब है, की पेयर प्राइवेट की एंड इट्स मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की, यानी कि प्राइवेट की एंड पब्लिक की है अलग अलग, लेकिन आपस में कैसे रिलेटेड है, मैथमेटिकली रिलेटेड है। यानी कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, अरिथमेटिकल, लॉजिकल एंड मेमोरी फंक्शन, इसको यूज करके ये दोनों कीज बनाए गए हैं, और सिंपल है, वही ये रिलेटेड है। और पब्लिक की वेरीफाई करता है डिजिटल सिग्नेचर को कि प्राइवेट की अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट भेजा, बीच में किसी ने हैक कर लिया, मैंने तुम्हें कोई लेटर लिखा, यही मान लेते हैं, लेकिन बीच में किसी ने उस लेटर को, मेरा कोई दुश्मन है, हैक कर लिया मेरे अकाउंट को, और उसने उस लेटर को बिल्कुल अलग ऐसा कर दिया कि जो मेरा इंटेंशन नहीं था वो इंटेंशन उसमें आ गया, तुम्हारे पास वो गया, तुम्हारे पास प्राइवेट की है, ठीक है ना, खोलने का। अब ये वेरीफाई क्या क्या करता है मैं बताती हूँ। जो रिसीवर होता है ना, वो 2 चीज को वेरीफाई करता है। पहले एक सोनी मैम ने ही भेजा है या किसी और ने भेजा है, राइट। तो अगर मेरे मेल आईडी से गया तो ऑब्वियसली मैंने भेजा होगा, राइट। तो ये बात तो चली, कंफर्म हो गया कि मैंने भेजा है। लेकिन मैम ने भेजा, लेकिन क्या बीच में इसमें किसी ने किसी तरह की छेड़खानी की है, या फिर वो वही ओरिजिनल आया है जो मैम ने भेजा था? इसको भी आप चेक कर सकते हैं। जब आप वो पासवर्ड डालेंगे अपना पब्लिक की, अगर वो बीच में किसी ने छुआ होगा तो क्या होगा, सारा एल्गोरिथम उसका चेंज हो जाएगा, सारा उसका जो हैश फंक्शन पे चलेंगे, वो उसका बदल गया रहेगा। जैसे ही कोई तीसरा टच करेगा ना, मैंने जो भेजा है वो एकदम चेंज हो जाएगा, और तुम्हारे पास जैसे ही चेंज जाएगा, देखते हो कभी कभी हम खोलते हैं तो कुछ अजीब तरह का एरर जैसा आ जाता है। एरर मतलब ओरिजिनल फाइल वॉट डिसरप्टेड, है ना, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई ओरिजिनल फाइल में, अब आप नहीं खोल पा रहे हैं। एरर आता है, अजीब अजीब तरह का परसेंटेज क्या इक्वल उक्वल, Yes, अजीब अजीब ma'am. तरह के सिंबल्स आ जाते हैं। एरर आ गया है, कुछ तो छेड़खानी की गई थी तुम्हारे फाइल्स के साथ कि अब तुम वो खोल नहीं पा रहे, राइट। तो ये वेरीफाई कर देता है कि देखो इसके मेल से तो आया है, दैट मीन्स कि सही आदमी ने भेजा है, लेकिन बीच में इसको किसी ने छुआ तो नहीं, बीच में किसी ने इसको टच तो नहीं किया। ये कौन श्योर करता है, ये पब्लिक की इंश्योर करता है। इसलिए पब्लिक की इज यूज फॉर वेरीफाइंग अ डिजिटल सिग्नेचर एंड प्राइवेट की इज यूज टू प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट विद डिजिटल सिग्नेचर। ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है।
अब है नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या हो सकता है? कोई भी फोन हो गया, अपना मोटा वाला फोन हो गया, आपका छोटा वाला फोन हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, आपका टैब हो गया, ठीक है ना, जो भी है, लैपटॉप हो गया, जो भी है, और भी क्या क्या आते हैं बोलो, ये सारा डिवाइसेस है। जो क्या डिवाइसेस, इसमें कैलकुलेटर नहीं आएगा लेकिन, ठीक है ना, मैं बताती हूँ। इट मीन्स ऑल सेल फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स के लिए जो आप यूज करते हैं, या फिर जो टैबलेट्स यूज करते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और एनी अदर डिवाइस यूज टू कम्युनिकेट, सेंड एंड ट्रांसमिट एनी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज। कोई भी चीज जिसके माध्यम से आप ऑडियो, वीडियो, इमेज या फिर टेक्स्ट शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो डिवाइस कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाता है। ठीक है, क्लियर? Yes, अब ma'am. सिंपल Yes, है ma'am. ये, बस डेफिनेशन है तो मैंने बता दिया। अब कंप्यूटर, एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे जो मैंने हाईलाइट किया ना, वो मेरा एकदम सिंपलेस्ट तरीका है याद रखने का। बाकी डेफिनेशन बुक में ये दिया हुआ है, तो अगर डेफिनेशन याद है तो सेक्शन 2(1)(i) लिखो, नहीं याद है तो जो मोटा वाला ना बस वो समझ के लिख दो और कुछ मत लिखो। कंप्यूटर ये, वो सेक्शन वेक्शन मत लिखना फिर, ठीक है ना, क्योंकि सेक्शन लिखने का मतलब है अब वही चीज लिखो, उसमें चेंज मत करो। नाउ कंप्यूटर मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड हाई स्पीड डेटा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक वेव्स को पर काम करते हैं, ऑप्टिकल जिसमें लेंस लगा हुआ है, हाई स्पीड डेटा जैसे आपका मेमोरी चिप, राइट, हाई स्पीड डाटा जो जल्दी प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस और सिस्टम, या तो वो अपने आप में डिवाइस है, लैपटॉप है तो सिस्टम है, डिवाइस है, पेन ड्राइव है तो डिवाइस है, या फिर कोई वैसा ही और आपका सिर्फ मेमोरी कार्ड है, डिवाइस है। इस तरह का कोई भी चीज जो मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या हाई स्पीड डेटा को प्रोसेस करता है और क्या परफॉर्म करता है, विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल, अर्थमेटिक एंड मेमोरी फंक्शन से, यानी एएलएम फिर से आया, इस एएलएम फंक्शंस को परफॉर्म करके मैनिपुलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल इन इंपल्सेस को। मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस को मैनिपुलेट करेगा या रीड करेगा, जैसे स्कैनर, ठीक है, मैग्नेटिक डेटा है जो मैग्नेटिक वेव्स को रीड करेगा, एंड ऑप्टिकल डिवाइस है जो लेंस वगैरह जो चीजें हैं उसको रीड करेगा। इन तरह के इंपल्सेस को, अलग अलग इंपल्सेस हुए, तरंग हुए, इस वेव्स को कैच करके इनको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, और क्या क्या फंक्शन करता है, एंड परफॉर्म्स इंक्लूड्स, जो ये फंक्शन है वो इनपुट का है, आउटपुट का है, और प्रोसेस का है, स्टोरेज का है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन चीज को फैसिलिटेट करता है, किसी और कंप्यूटर सिस्टम में उन चीजों को ट्रांसफर करता है, इसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल समझ लो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मैग्नेटिक डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस या ऑप्टिकल डिवाइस या हाई स्पीड डिवाइस जो एएलएम फंक्शंस को परफॉर्म करके क्या क्या काम करता है, जो एएलएम फंक्शंस को परफॉर्म करके इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज फंक्शंस को फैसिलिटेट करता है कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्क में, उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। सिंपल हो गया, वो डेफिनेशन है, और ये मैंने आपको सिंपल याद रखने के लिए दिया है, ताकि अगर आपको डेफिनेशन ना याद हो तो आप ये याद रखें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल डिवाइस अर्थमेटिकल, लॉजिकल, मेमोरी फंक्शन को यूज करते हुए इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज का काम करता है कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम एंड नेटवर्क इज डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर, राइट। अब आपको मालूम है कि कंप्यूटर क्या है, राइट। आपका हार्ड हार्ड क्या बताया था तुमने, मैं भूल जाती हूँ उसका नाम आजकल। हार्ड डिस्क मैम। नहीं नहीं, वो भी नहीं, Desktop. डेस्कटॉप, सॉरी। जो डेस्कटॉप है वो सब आपका कंप्यूटर है, ठीक, कंप्यूटर है, लेकिन जो लैपटॉप है वो पूरा सिस्टम है, राइट। और जब 3, 4, 5, 10, 20, 50 कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो नेटवर्क है। तो इन सारे चीजों को यानी कंप्यूटर सिस्टम को और कंप्यूटर नेटवर्क को जो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज के लिए मदद करता है, कैसे, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, मेमोरी फंक्शंस को यूज करके, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। क्लियर? थोड़ा इजी लग रहा है ये मोटा वाला, या मेरा कोई फायदा नहीं है इस तरीके से लिखने का? एनी इलेक्ट्रॉनिक, समझ लो फिर से, एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, हाई स्पीड डिवाइस
using ALM, arithmetical logical memory functions, performs input output processing storage facility to computer system or computer network is known as computer. ठीक है, काम यही है, तुम्हें मालूम है. Yes, ma'am. And it is also precise in. या ठीक है, तो ये मैंने अपने हिसाब से उसी डेफिनेशन को सिंपल फॉर्म में तुम लोगों के लिए लिखा है, बात वो वही है. ठीक है, दूसरा आते कंप्यूटर नेटवर्क पे. इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो चुका है. ठीक है, वो सैटेलाइट के माध्यम से हो, अच्छा ये माइक्रोवेव ना, वो माइक्रोवेव नहीं है गर्म करने वाला, ये माइक्रोवेव है जो हम तरंग को बोलते हैं. ठीक है ना, जो स्मॉल वेव्स होते हैं ना, ये माइक्रोवेव्स है. ठीक है ना, बहुत स्मॉल स्मॉल वेव्स को जो रीड कर लेता है. टेरेस्ट्रियल लाइंस वही लैंड मैन वैन. ठीक है ना, जो लैंड से जुड़ा हुआ है, यानी वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ हो सकता है नेटवर्क. कोई आया, तुमने उसको अपना वाईफाई बताया और मैं तुम्हारे नंबर से कनेक्ट, तुम्हारे मोबाइल के तुम्हारे डेटा से कनेक्ट हो जाती हूँ, राइट. वो भी एक तरीके का नेटवर्क कनेक्शन है, वो टेम्पररी कनेक्शन है. कुछ कनेक्शंस टेम्पररी होते हैं, जैसे वाईफाई से कहीं से जुड़ते हैं, जब हम उस एरिया से निकलते हैं तो वाईफाई से बाहर हो जाते हैं, टेम्पररी कनेक्शन. कुछ परमानेंट कनेक्शन है, यानी अपने लैब के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या है, परमानेंटली कनेक्टेड है, राइट. तो ये टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकता है. ये कनेक्शन जो ये नेटवर्किंग है वो कैसे हो सकता है, ये कनेक्टेड हो सकता है सैटेलाइट से, माइक्रोवेव से या टेरेस्ट्रियल लाइन से. क्लियर है, जो वायर आपको दिखता है उस लाइन से कनेक्टेड हो सकते हैं. तो कंप्यूटर नेटवर्क क्लियर हो गया. ठीक है. Yes, ma'am. कंप्यूटर रिसोर्स मीन्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब हो गया कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस और सॉफ्टवेयर. ये सब को मिला करके हम कंप्यूटर रिसोर्स बोलते हैं. इसमें क्या क्या आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, पूरा का पूरा सिस्टम भी आ गया, नेटवर्क भी आ गया, जो डेटा आप डाल रहे हैं, जिस डेटा को आप प्रोसेस करना चाहते हैं, जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करना चाहते हैं, सब हो गया कंप्यूटर रिसोर्स. ठीक है, ठीक है ना. जैसे अभी जूम के हेल्प से हम ये काम कर रहे हैं, तो दिस इज अ रिसोर्स और ये भी आईटी रिसोर्स है, राइट. ठीक है. सिस्टम में बता चुकी हूँ कि सिस्टम किसको बोलते हैं, फिर भी एक बार देख लो, ये तुम्हारा डेफिनेशन है. ठीक है ना. डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, अभी समझ में आ गया. कोई एक डिवाइस जैसे लैपटॉप या कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस जैसे डेस्कटॉप. ठीक है ना. Yes, ma'am. यस, लेकिन इसमें कैलकुलेटर नहीं होगा. कैलकुलेटर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो एएलएम को परफॉर्म नहीं करता है. एएलएम अगेन अर्थमेटिकल, मैं जब तक पढ़ाऊंगी तब तक तुमको एएलएम का मतलब याद हो जाएगा. अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड मेमोरी फंक्शंस. ठीक है ना, जिस पर बेस्ड है प्रोग्रामिंग. ये एलएम को परफॉर्म्स एएलएम कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड टू कंजंक्शन विद एक्सटर्नल फाइल्स. इसका मतलब समझ लो, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, वो एक डिवाइस हो या कलेक्शन ऑफ डिवाइस हो, कैलकुलेटर को छोड़ करके जो एएलएम फंक्शन परफॉर्म करती है और हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में ट्रांसफर कर सकती है. इसीलिए इसको बोलते हैं कंजंक्शन विद एक्सटर्नल फाइल्स. जो आपका सीवी होता है वो आप टाइप करते हो सिस्टम के अंदर, राइट, और प्रिंट आउट निकाल करके हार्ड कॉपी बना लेते हो, तो वो एक्सटर्नल फाइल हो गया. ठीक है. आपने कहीं पर आप लेकर के गए एक्सटर्नल फाइल, लेकिन वो आपको बोलता है भाई हमको इसको सॉफ्ट कॉपी दे दो. फटाफट वहां ऑफिस में जाते हो, स्कैन करके उनको मेल कर देते हो, वो हो गया सॉफ्ट कॉपी. समझ में आया. तो वो डिवाइस जो एएलएम फंक्शंस को परफॉर्म करके एक्सटर्नल फाइल को इंटरनल फाइल, इंटरनल फाइल को एक्सटर्नल फाइल में कन्वर्ट कर सकता है, यानी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकता है, उसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे. क्लियर हुआ. Yes, ma'am. Contains computer programs, electronic instructions, input data, output data, logical arithmetical data. ये सब तुम्हारे समझने के लिए है. समझने वाली बात बस यही थी कि in conjunction with external files. कुछ दिक्कत सिवाय इसके कि अगर सेक्शन 2(1)L लिखोगे तो याद करना पड़ेगा. अगर ये नहीं लिखोगे तो तुमको जो मैंने समझाया वो लिख दो, सही होगा. ठीक है. ये हो सकता है कि 2 नंबर में वो 1.5 नंबर ही दे, 1 ही नंबर दे, लेकिन वो सही बिल्कुल है. सिर्फ आपने सेक्शंस नहीं मेंशन किया है, इसीलिए आपको क्या करेगा, नंबर थोड़ा कम दे देगा, अगर वो लॉ का है तो. ठीक है, लॉ का ही क्वेश्चन का फॉर्मेट इंटरनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा. मैंने फॉर्मेट भेजा है ना, देखा नहीं आपने ग्रुप में? देखिए ना कैसे लॉ के पेपर्स पूछे जाते हैं. एक बार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक तुमको आइडिया मिल ही जाएगा. देखो एक बार,
ठीक है, उस क्वेश्चंस को देखना। नाउ डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय ए सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मेथड प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है मालूम है? वही ऑथेंटिकेशन जो आप ओटीपी डालते हो, राइट? नाउ यू हैव ऑथेंटिकेटिंग, वो तुम्हारा जरूरी नहीं सिग्नेचर हमेशा सिग्नेचर। आप जब भी अपना फेसबुक लॉग इन करते हैं तो आप अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं, यानी कि आईडी आपने डाला, अब अगर पासवर्ड भी आपने वही डाला तभी वो खुलेगा। अगर पासवर्ड तुम किसी और का डालोगे तो नहीं खुलेगा तुम्हारा मेल, यानी दोनों मैच कर रहा है, राइट? डिजिटल सिग्नेचर मतलब है सत्यापित करना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कि आप वही हैं जो जिसके लिए जो इस फेसबुक को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ठीक है। चलो अब एक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? तो कोई भी डेटा, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी ऐसा डेटा जो इमेज है या साउंड है जिसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, माइक्रोफिल्म के माध्यम से या कंप्यूटर के थ्रू जनरेट किया गया है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, राइट? ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कल है ना हमारा नेक्स्ट क्लास? कल नहीं है मेरा। अच्छा, कल किसी टाइम तुम लोग फ्री हो क्या? एक मिनट, मैं अपना कल का शेड्यूल एक बार देखूं। कल कल थोड़ा है, पर फिर भी अगर आप लोग फ्री रहेंगे तो बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी। मैं 5 बजे के बाद। अच्छा, 5 बजे के बाद ही फ्री हो सीधा?